यार ये है, अब कोई आएगा फिर उसको समझाना पड़ेगा। हाँ यार, अब एक को कम समझाना पड़ेगा। चलो होमवर्क का सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा good one। वो कह रहा था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस। इसके बाद जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, तो इसके फ्लो में ऑस्मोटिक प्रेशर को मत भूलना, ये होमवर्क करवा रहा हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट इफ 100 ग्राम ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इज वाटर इज कूल्ड एट -0.5 डिग्री सेल्सियस। गिवन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है -0.38, KF दे रखा है, वो तो सभी हर केस में सेम ही होता है। तो पहले तो ये देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है क्या, ठीक है। कितना दे रखा है -0.38, तो वही पिक्चर बना के दिखाऊं क्या? देखो पहले इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ पे प्योर पानी ले रखा था, उसको क्या कर दिया, उसमें डाल दी चीनी। ये वाटर था, अब ये इसको क्या बना दिया, सुक्रोज प्लस वाटर, यानी कि इसका सॉल्यूशन बना दिया, करेक्ट। अब ये कितने पे फ्रीज हो रहा है उसने बताया, -0.38 डिग्री सेल्सियस पे, करेक्ट। प्योर होता तो कितने पे फ्रीज हो जाता, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो डेल्टा TF कितना आ गया, 0.38। अच्छा इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को है इतने में दिक्कत? अब इसमें क्या है, 100 ग्राम सुक्रोज सॉल्यूशन है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। मैं लिख देता हूँ ये कितना है, 100 ग्राम। अब इसमें मैं मान सकता हूँ कि x ग्राम तो है सुक्रोज, तो पानी कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, ये भी बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये वाटर हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाता हूँ, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या है, KF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF हो गया 0.38 इज इक्वल टू KF था 1.86, मोलैलिटी आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, 342, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 100 माइनस x ग्राम, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, क्योंकि ये ग्राम में आया था। क्लियर है, इतने में तो कोई डाउट नहीं है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले तो x निकालना है, तो यहां से x अपॉन 100 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन 100 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 0.38 मल्टीप्लाइड बाय 342 डिवाइडेड बाय 1.86 डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व करके मेरा तो आ रहा है 0.07, तुम अपना देखो क्या आ रहा है, 0.069 आएगा, 0.07 लिख दिया मैंने उसको। इसमें किसी को डाउट है इतने स्टेप में, बड़ा आसान सी चीज़ है तो। अब यहाँ से x निकल जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.07। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो x इज इक्वल टू ये 0.07 इंटू 100 करूँगा तो 7 आ जाएगा, माइनस 0.07x, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1.07x इज इक्वल टू 7, तो x विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 1.07, यानी कि ये कितना आ गया, 6.54 ग्राम। ये क्या आया, सुक्रोज का वेट, तो ये क्या आ गया, वेट ऑफ सुक्रोज। पहले तो इतनी बात समझ लो। अब ये मेरा पुराने जैसा क्वेश्चन बन गया, कैसे बना, अब इसमें वेट ऑफ वाटर कितना बचा, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस 6.54 दैट विल बी इक्वल टू 93.46 ग्राम क्या आ गया, वाटर।
ये मेरा पानी आ गया। तो अभी तो गिवन डाटा से मेरा इतना निकल गया। अधिक होमवर्क करवा रहा हूँ जो दिया था क्वेश्चन। इसमें किसी को डाउट है? क्लियर है? इसको पहले इतना नोट कर लो। अर्श कोई डाउट है इसमें? चलो, अब ये मेरे लिए एक नया सवाल बन गया, मतलब क्वेश्चन तो कंटिन्यूड ही है। अब क्या किया मैंने, इस सॉल्यूशन को उठाया और इस सॉल्यूशन में कितनी ग्राम चीनी आई थी? 6.54 ग्राम शुगर या सुक्रोस, एंड पानी कितना था? 93.46 ग्राम वाटर। इस सिस्टम को उठाया और इसको कहाँ पे फ्रीज कर रहा हूँ मैं? इसको -0.5 डिग्री पे, हाँ, -0.5 डिग्री सेल्सियस पे। अब एक बात बताओ, पहले तो -0.38 पे हो रहा था फ्रीज, अब मैं इसको लेके गया किस पे? -0.5 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब फ्रीज होना और शुरू होगा, लेकिन फ्रीज होगा कौन? पानी फ्रीज होगा, है ना? तो यहाँ पे फिर से लगा सकता हूँ डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू मोलैलिटी। पानी के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे ना डेल्टा TF कितना है, तो डेल्टा TF कितना है? 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डेल्टा TF की नई वैल्यू क्या आएगी? 0.5। KF की वैल्यू क्या है? 1.86 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या आएगी? वेट ऑफ, हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 6.54। अब की बार जितना सुक्रोज था डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास अपॉन वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे मेरे को लिक्विड वाटर का वेट क्या रखना पड़ेगा? WH2O, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब इस पॉइंट पे जम कितना गया होगा। इनटू क्या आएगा? 1000, क्योंकि ये ग्राम में होगा। तो यहाँ से WH2O जब निकालूंगा तो कितना आएगा? W ऊपर चला गया, तो 1.86 इंटू 6.54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.54, 342। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। तो WH2O कितना आया? 71.13 ग्राम, इतना ही आ रहा ना? बिल्कुल ठीक है। अब कैसे निकाल दिया? थोड़ा गलत कर दिया था। अब इसका मतलब क्या है? अब लिक्विड वाटर कितना रह गया? 71.13। सीधा बास्केटबॉल खेलते आ रहा क्या? तो कितना पानी फ्रीज हुआ होगा? पहले कितना पानी था? 93.46। सो आइस फॉर्म्ड, अगर मैं लिखूँ आइस फॉर्म्ड या कुछ भी लिख लेना, आइस क्रिस्टलाइज्ड विल बी इक्वल टू, पहले जितना लिक्विड वाटर था 93.46 माइनस क्या कर दूं? 71.13। 6 में से 3 गए 3, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गए 2, 9 में से 7 गए 2। तो 22.33 ग्राम क्या बन गया? आइस। हो गया क्वेश्चन? क्लियर है? क्योंकि डेल्टा, अब तुम्हारे को ये लग रहा है क्या कि मैं ऐसा करूं कि 0.5 माइनस 0.38 करूं? डेल्टा TF का मतलब क्या है? मैंने ऊपर लिखवाया भी था, पानी के केस में डेल्टा TF को क्या लिख देना? सीधा नेगेटिव, जो भी तुम्हें दे रखा हो। हमें पानी के रिस्पेक्ट में देखना है। पानी प्योर कितने पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। उस पूरे सिस्टम को उठा के कितने पे लेके गए हैं? -0.5 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है? तो वहाँ पे ये मत करना कि -0.5 माइनस -0.38, तो उससे गलत होने लग जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। लिख लो इसको। तो ऐसे इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं देने वाला मेंस में, एडवांस में ही देगा तो कैलकुलेटिव है। मेल कर दें? अलाउड कर दिया था इस बार? नहीं होता वैसे तो। अरे एक मिनट,
अरे वो मैंने 6.54 के उसमें 0 पॉइंट वो कर दिया, तो इसके आसपास ही आएगा 5 और 5.4 में, 6.54 के साथ ही लिख दिया मैंने 0.54, तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी आइस बनेगी। हो गया, चले आगे। चलो अब मैंने कल कहाँ तक लिखवा दिया था तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर में? वो हाँ सेल डलवा दिया था उसमें। चलो अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं। वैसे मैंने थोड़ा सा बताया था, रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझा के गया था। वो डायग्राम तुमने बनाया था कि नहीं बनाया था? दोबारा हेडिंग डालो फिर। ऑस्मोटिक प्रेशर, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोशिश करेंगे आज हो जाएगा ये खत्म। ऐसा ही बनाया था पिछली बार भी। यहां पे क्या था? सॉल्यूशन कंटेनिंग NVS, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इधर क्या था? प्योर सॉल्वेंट भी ले सकते हो, तो यहां पे क्या है? प्योर सॉल्वेंट। अब मैंने बताया था ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? प्योर सॉल्वेंट को अलाउ करता है SPM, और सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर जाएगा? राइट टू लेफ्ट, यानी इसको लिख सकते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसको लेबल करना है तो लिख लेना, ये SPM है। अब अगर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर जानना है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? पिस्टन लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन लगाने से क्या होगा? मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ये जो फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स था ये रुकना शुरू होगा। तो मान लो इधर से मैंने फ्लो लगाया तो कुछ ऐसी डायरेक्शन बनी, तो थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स रुके। एक पॉइंट ऐसा आएगा, मैं पिस्टन को और दबाऊंगा तो ये कंप्लीट जो ऑस्मोसिस हो रहा था ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी प्रेशर लगा सकता हूँ, लेकिन अगर उसके बाद और प्रेशर लगाया तो क्या शुरू हो जाएगी? रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन मुझे रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं पढ़ना, क्योंकि ये मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो प्रेशर जिस पे जस्ट ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां मैंने पिस्टन लगाया, बना लो पिस्टन। फिजिक्स के टर्म में लिखोगे तो लिखो, इसको क्या बोलते हैं? द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर built up due to osmosis is called osmotic pressure. If on a solution pressure equal to osmotic pressure equal to osmotic pressure is applied, the flow of solvent molecules stop.
फर्दर लिखो RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। एनसीईआरटी में भी पूछ लेता है, मतलब सीबीएसई के पेपर में, और जेई में तो पूछ ही सकता है। RO को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे? व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, तो वैसे ही लिखेंगे। लिखो व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन osmotic pressure is applied the flow of solvent molecules the flow of solvent molecules is reversed and the process is called RO, and the process is called reverse osmosis. और जैसे तुम्हें सीबीएसई के पेपर में आए ना, तो ये डायग्राम बना दिया करो जो ये ऑस्मोसिस का बनाया है, तो टीचर को समझ में आ जाता है कि तुम्हें आइडिया है कि तुम क्या लिख रहे हो, तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक बच्चा होता है पूरा थ्योरी लिखी जा रहा है, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अब फिर से चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको डिनोट करेंगे पाई से। लिख लो, इसका फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल टू CRT। बस, इसकी कोई डेरिवेशन है नहीं, और इतना मुश्किल ये है भी नहीं वैसे। अगर मैं छोटा सा तुम्हें समझाऊं ये पाई इज इक्वल टू CRT कैसे आता है। तुमने PV इज इक्वल टू NRT पढ़ा हुआ है, तो P को लिख सकते हैं N/VRT। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है? मोलैरिटी। तो इसी को बोल रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन, CRT। तो इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब ये भी तो प्रेशर ही है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है? प्रेशर है। तो इसको यहाँ से लेकर आ सकते हो तुम, है? नहीं, इसकी वो 3.14 वैल्यू नहीं है पाई, इसको डिनोट करते हैं भाई पाई से। कहीं 3.14 लिखते जाओ हर एक। नहीं भाई, कहीं ये मत लिख देना, मेरी बेइज्जती और कराओगे। मोलर कंसंट्रेशन अभी तो ये निकाल के दिखाया ना, मोलैरिटी। लिख ही देता हूं, वेयर C इज मोलर कंसंट्रेशन। हो गया। मुलर N/V लिख तो दिया यार, कितना उसमें क्या जेई की तैयारी कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। N/V लिख नहीं दिया उसमें। क्वेश्चन लिखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ओपी लिख दे, इज 7.65 ATM। यूं तो पाई ब्लड लिख दे, पाई ब्लड भी लिखा जा सकता है, ओपी लिख दे, जो तेरा मन में है वो लिख दे। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 ATM at 27 degrees Celsius. How much glucose should be used
per liter for an IV injection, ये 4 नहीं है, ये IV है। IV इंजेक्शन का मतलब पता है ना, है ड्रिप लगती है, इंट्रावीनस इंजेक्शन। हाँ, तो वो नस ढूंढती है ना तुम्हारी, तो इंट्रावीनस इंजेक्शन है ये। दूसरा भी एक इंजेक्शन होता है, तुम्हारा काम कभी तो लगेगा। कभी लगी है किसी को ड्रिप? लगी रहा था। चलो नहीं लगी तो अच्छी बात है, कभी लगनी भी नहीं चाहिए। एक होता है इंट्रावीनस इंजेक्शन और एक होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। हाँ, इंट्रामस्कुलर भाई स्टीरॉयड ही क्यों आने हैं दिमाग में? टेटनस तो लगा होगा ना। टेटनस में तुम्हारी नस ढूंढती है कि पीछे से लग जाता है, तो जब पीछे भाई नस नहीं ढूंढती, वो इंट्रामस्कुलर होता है। इंट्रावीनस ग्लूकोज का इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन इंट्रावीनस है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर में स्टीरॉयड है, विटामिन्स हैं, और ये तुम्हारा टेटनस का इंजेक्शन है, ये सब इंट्रामस्कुलर है। और एक फ़र्क होता है इंजेक्शन लगाने का, इंट्रावीनस में एंगल से लगाते हैं, ठीक है। सुई कभी भी देखना उसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, और जो टेटनस का होता है वो डायरेक्ट ऐसे लगता है, तो वो उसमें पूरी अंदर जाती है 90 डिग्री। हाँ, एक टेंजेंट और एक परपेंडिकुलर, दैट इज टू हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मुझे तो अभी लगा था थोड़े दिन पहले टेटनस का। स्टीरॉयड का क्यों लगेगा? टेटनस का लगा था। मैं चंडीगढ़ वाले सेंटर पे था, उसका ऊपर का नोब उतर गया, वो वॉशरूम का, वो जो खोलते हैं, उसको मैंने घुमाया, मुझे फील ही नहीं हुआ कुछ। देखा यहाँ से सारा वो कट से लग गए और खून ही खून। मैं कहा यार, नोब के अंदर की जो मशीनरी होती है, नोब का ऊपरला गुल्ला था तो वो उतर गया, उसके अंदर वो जो हाँ, फील हुआ ही नहीं। क्वेश्चन देखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड दे रखा है 7.65 atm। हाउ मच ग्लूकोज शुड बी यूज पर लीटर फॉर एन इंट्रावीनस इंजेक्शन दैट इज टू हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो जाए? सेम। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, इक्वेट कर लेना। 24.63। हाँ हाँ, कर ले। क्लास में तो मैं पूरा मौका देता हूँ। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। और भाई याद रखना, आर की वैल्यू यूजुअली 8.314 थर्मोडाइनमिक्स में लगती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशंस होती है और एनर्जी की यूनिट जूल में होती है। मेरा 55.90 आ रहा है, मतलब ठीक है। हाँ ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। जो तुम्हें एग्ज़ाम में कैलकुलेशन आएगी वो फार इजी होगी जो क्लास में करते हो तुम। ग्राम मेरा भी एग्जैक्ट यही आ रहा है। इतना ग्लूकोज लेना पड़ेगा पर लीटर कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो जाए? सेम। इससे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बना दिया तो फिर नस ही फट जाएगी। नस की भी तो कैपेसिटी है ना, वो ऊपर से वो ऐसे स्क्रू भी कई बार, पर तुम्हें लगी नहीं ड्रिप, तुम्हें क्या पता होगा।
इजी क्वेश्चन है। तेरा कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, सही है। 55.90 ग्राम आएगा। मोल से निकाल दिए क्या? मोल से निकाल लिया ना, उसको ग्राम में कन्वर्ट करो भाई। पाई इज इक्वल टू क्या आएगा? CRT। प्रेशर वो बोल रहा है कितना रखना है, 7.65। CRT मेरे को पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर पूछ रहा है, तो अपॉन 1 ही रख दूँ। R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन, तो N की वैल्यू क्या आ गई, 7.65 बटे में 0.0821 इंटू 300। ये भी देखो अगर, तो मैंने बताया हुआ ये कितना होता है, 24.63, तो N विल बी इक्वल टू 7.65 अपॉन 24.63। लेकिन अगर ग्राम में पूछना हो, इन ग्राम्स अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा, 7.65 अपॉन 24.63। अब ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना है, 180, तो इनटू क्या कर दूंगा, 180। हमारा आंसर आ जाएगा 55.90 ग्राम। जितना भी मतलब इतना आसपास ही आएगा, 55.90 ग्राम। अगला क्वेश्चन लिखो। सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, जेई मेंस के भी और स्कूल के, तो खैर स्कूल में सिंपल ही आते हैं। पाई इज इक्वल टू CRT लगाओ, आंसर आ गया। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, FP लिख रहा हूं इसको, ठीक है, ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ से समझ आता है ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पे आई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर हम पढ़ाएंगे अभी। हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 atm एट 300 केल्विन। KF दे रखा है, क्या वैल्यू होती है KF की पानी के लिए, 1.86 केल्विन kg पर मोल। करना सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या निकालोगे, मोलैरिटी, फिर उसको मोलैरिटी में चेंज करोगे। पर यहाँ पे क्या है, हाँ डेंसिटी गिवन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हमेशा मोलैरिटी के ऑलमोस्ट बराबर होती है, ठीक है। तो मोलैरिटी की जो वैल्यू आएगी उसको किस में यूज़ करोगे, मोलैरिटी में। इसको पढ़ के नहीं पता चला, हमारी इंट्यूशन से पता चला कि डेंसिटी नहीं दे रखी है। हाँ, डेंसिटी और वॉल्यूम बराबर ले लेते हैं ना, उसमें अगर सॉल्यूट कम है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब डाइल्यूट नहीं होता, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी में मिक्स कर रखा है। तो एज्यूम करना ना, डेंसिटी नहीं दे रखी, करेगा क्या, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, फिर हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके कन्वर्ट। फिर मोलैरिटी को मोलैरिटी के बराबर रखोगे, नहीं तो वहाँ पे खड़े हो जाना, मैम देयर इज सम मिसिंग डाटा इन द क्वेश्चन। जेई वालों को बुलाओ।
ये क्वेश्चन तो तुम लोग कर लोगे, एग्जैक्टली यही आ रहा है, -0.148। घर से करके आ रहा है क्या ये क्वेश्चन, कैलकुलेटर से खुद ही? मुझे ही डरा रहा है भाई। मैं तो 11th-12th में है ही करता रह जाता था। क्या कर रहे हो, क्या बता रहे हो सर, क्या कर रहे हो? ये यहाँ निकाल के बैठ रहे हैं। हो गया, चल जाएगा। 1488 है ना, तो 0.15 चल जाएगा। पर अगर ऑप्शंस क्लोज हुए ना, फिर एग्जैक्ट ही निकालना। देखना पाई इज इक्वल टू क्या आएगा, CRT। हाँ वही आ रहा, 1.6 इतना कैसे बढ़ गया, 0 पॉइंट में आ रहा है। हो गया, कितना आया, 0.15। हाँ यही आएगा। देखो पाई इज इक्वल टू CRT आएगा। यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी है, 2 ATM। C पता नहीं है तो C निकाल लूंगा। R की वैल्यू क्या रखोगे तुम, 0.0821 रख सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो 0.16, हाँ नहीं आएगा, 0.15 में ही आएगा, 0.0821। चलो मैंने ये रख दिया। टेम्परेचर की वैल्यू क्या रख रहे हो तुम, 300 केल्विन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हें ऐसा 2 के मल्टीपल में क्वेश्चन दिख रहा हो, तो ऐसी कोई हार्ड फास्ट चीज़ नहीं है कि 0.0821 रखना ही रखना है। तो इसको क्या रख सकते हो, फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, 8.314 नहीं रखना। हाँ 1/12 भी लिख सकते हैं इसको। जो 0.0821 होता है वो किसके बराबर होता है, 1/12 के। तो यहाँ से तुम्हारे लिए सिंपल हो जाएगा चीज़, नहीं तो 0.08 को मल्टीप्लाई करते करते तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 24/300। तो अब कैंसिलेशन आसान हो जाएगी। 2 12 सा 150 75 है। अरे वो इतना तो, अब मान लो मेरा दिमाग वहाँ पे 2 के टेबल पे ही चले तो फिर क्या करेंगे। मेरे को स्टूडेंट मान के चलो ना जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो। 3 2 जा 6, ये हो गया 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/25 कर लेना, आंसर आ जाएगा। 0.08 आएगा ना, 0.08 आ गया। अब क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसी को क्या लिख सकता हूँ, मोलैरिटी को मोलैरिटी की इक्वल। अब तो कुछ भी नहीं रह गया, डेल्टा TF विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू M। KF की वैल्यू दे रखी है 1.86, मोलैरिटी की वैल्यू आ गई है कितनी, 0.08। तो यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 0.15 के आसपास आएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, -0.15 डिग्री सेल्सियस। हो गया। इससे अगला क्वेश्चन भी तुम कर ही दोगे, वो भी सेम है। जैसे इसमें फ्रीजिंग पॉइंट था, उसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेगा, कर दोगे ना वो। मुझे नहीं लगता वो करवाने की ज़रूरत है। ये कर लो क्वेश्चन, ये मेरे को अच्छा लग रहा। द वेपर प्रेशर of a very dilute aqueous solution, and pure water is 17.34 and 17 ATM। ठीक है बात, 7 लिख तो रखा है, 17.34 एंड 17 ATM एट 27 डिग्री सेल्सियस।
कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कर दोगे सोल्व इसको, इसमें दिक्कत नहीं है कोई। वो तो उसने डाटा दिया हुआ है। भाई इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही? हाँ हाँ भाई ये देखो ना, उसने बोला डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन का कितना हो गया 17.34 और प्योर वाटर का कितना है 17। कभी ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर वाटर से ज़्यादा हो जाए? नहीं, जब भी हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन के लिए लिखी थी ये बात, तुम पता नहीं अपने आपस में घूम ही जा रहे हो। तो यहाँ लिखो, इसका था 17 और इसका कितना था 17.34 ATM। अब करो इसको सॉल्व, ये क्वेश्चन ठीक है। बस खत्म। साढ़े 10 से 11:30, 11:40। एक्स से डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? 27, 81। सही है। कहाँ फंस गया तुम? ये मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन। पीएच वाला दोनों ही डाइल्यूट दे रखे, कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा ही नहीं यार। वो तुम इतना सीरियस बातों को ले जाते हो, तुम्हें बिल्कुल ये तो ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बिना एजम्पशन के है, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला है। और जो इसको दिल पे लेने वाली बात है वो सिर्फ तभी है जब तुम्हारे ऑप्शन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें तुम्हें याद हो ऑप्शन में 0.72, 0.73, 0.74 हो, उतने क्वेश्चन में आता डिफरेंस। नहीं तो उससे लगा लो चाहे इससे लगा लो, आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। ये तो फुल प्रूफ फार्मूला है, इसको ये कोई गलत हो ही नहीं सकता। वो वाला गलत हो सकता है जब ऑप्शन साथ साथ दिए हो। इसमें तेरे को कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा। मोलैलिटी निकल गई? अच्छा, एक्स से एक्स भी लगा के बैठा है क्या? शाबाश। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू एम सॉल्वेंट अपॉन 1000 नहीं लिखो है? 82.1 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है, मतलब वही 27 पॉइंट समथिंग आएगा। मोलैलिटी कितनी आई? बिल्कुल ठीक है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ला दे वो दियो एक बार। 10/9 इंटू ये ले। जिसकी रे तू किया नहीं, मोलैलिटी आ गई है कितनी? 20/8। हाँ यही यार, हाँ वो 20/18 को ऐसे भी
है, उसी को वो लिखा है ना, वेरी डाइल्यूट। ठीक है, 20/18। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं है, पाई इक्वल टू CRT लिख के क्वेश्चन ही किए हैं। लंबी कर देंगे क्लास। मैथ्स आगे चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है। ट्वेंटी 27.3 और 27.7 कोई फर्क नहीं। तो उसमें 0.0821 लेना अगर तुम्हारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा तो। अगर क्वेश्चन आ गया ना इंटीजर टाइप और तुम्हें राउंड ऑफ करना है, अप्रोक्सीमेट 27 पॉइंट तुमने क्या लेके रखा है। अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जिसे ABCD दिया हो तो 1/12 रख देना। अगर तुम्हें वो दे रखा हो इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन तो पहले 0.0821 से आंसर निकालना, उसके बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा उसको फिर राउंड ऑफ करना। नहीं तो ऐसे डिफरेंस आएगा 27.3 का और 27.7 का। अगर 27.3 को राउंड ऑफ करूँगा तो 27 आंसर आएगा, 27.7 को राउंड ऑफ करूँगा तो 28 आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, किसका ये नहीं हुआ क्वेश्चन? लावण्या हो गया? अच्छा है। अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो ना तो 0.0821 रखना, बस ये समझाया मैंने। हाँ ठीक है। हाँ लावण्या, बताना कैसे करेंगे। पहले कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? PS का मोलैलिटी निकालेंगे, वही किस फॉर्मूला से आएगी वो? P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट परफेक्ट अपॉन, बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया। P0 की वैल्यू थी 17.34 माइनस PS की करूँगा 17 तो कितना आ जाएगा 0.34 अपॉन में क्या आएगा 17.34 इज इक्वल टू मोलैलिटी निकालनी है, M सॉल्वेंट कितना आएगा 18 डिवाइडेड बाय 1000 है। ओह सॉरी, वो मैंने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से लिख दिया, 17 आएगा। PS की वैल्यू क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की 17, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल आसानी से कट भी रहा है। ये हो गया तो इसको कर सकते हैं 20/18 10/9। अब इसके बाद क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर करना है, पाई इक्वल टू CRT तो 10/9 इंटू या तो 0.0821 रख लो अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अगर तुम्हें दिख रहा है कि ऑप्शंस दूर दूर हैं तो 1/12 रख लो। 1/12 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300, 2 6 12, 2 5 10, 6 5 30, 50, 250/9 27.77 आ गया आंसर। ठीक, अब हेडिंग डालो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो तुमसे पूछी जा सकती हैं। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, है ना, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो। लिखो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, लिखो सॉल्यूशंस विद सेम OP,
solutions with same osmotic pressure. और तू कहाँ चलाता है इंस्टाग्राम? तेरे को बता कौन रहा है ये सारी बातें? बाकी सबकी आईडी क्या? मम्मी की आईडी थोड़ी कोई चलाते हैं। अब मान लो एक सॉल्यूशन है ए और एक सॉल्यूशन है बी। ये टर्म्स हैं जो तुम्हें दिमाग में रखनी है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई ए, इसका है पाई बी, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन है कंसंट्रेशन ऑफ बी, मान लो गिवन है ये, तो इसका मतलब पाई ए क्या हो जाएगा? पाई बी से बड़ा है एट सेम टेम्परेचर, तो पाई ए विल बी ग्रेटर देन पाई बी। तो इसको क्या बोलेंगे? जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, ये वेपर प्रेशर कह रहा हूँ, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, जिसे जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन, ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो लो बीपी, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। तो ऐसे ही ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, और जिसका कम है उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। अगर दो सॉल्यूशन ले रखे हैं और उसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है, एक को मैं बोल रहा हूँ हाइपोटोनिक है और एक है हाइपरटोनिक, मेरे को ये बताओ कि सॉल्वेंट का फ्लो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होगा या हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक होगा? हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक होगा। सॉल्यूशन का फ्लो, सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो कैसे होता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इधर लो कंसंट्रेशन किसकी है? बी की, और यानी कि बी वाला सॉल्यूशन कैसा था? हाइपोटोनिक। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? हाइपो से हाइपर। ये बात याद रखना हमेशा, हाइपो टू हाइपर होगा। नहीं आई बात समझ में? लिख दो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, डायरेक्शन ऑफ, दोबारा समझा देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? अगर हमें हाइपो हाइपर की स्टेटमेंट नहीं भी पता तो हमें ये तो पता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, और जो डाइल्यूट होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा, यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा? हाइपोटोनिक। तो हमेशा सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? हाइपो से लेके हाइपर तक। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विल बी हाइपोटोनिक। ये पूछ लेगा भाई, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। 4 डायग्राम बनाएगा, देख के बताना कहाँ से कहाँ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ख़त्म, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। इस चैप्टर का मेजर पोर्शन तो हो गया ख़त्म। इसके बाद अगली हेडिंग डालो, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी 1 फैक्टर आई। क्या कर सकते हैं? अभी तो 15 मिनट है, करवा देते हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है। हेडिंग डालो, हेनरी लॉ है। लिखो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके अंडर हम कैलकुलेट करेंगे 1 फैक्टर आई। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस है काफ़ी बड़ा, और साथ ही साथ मैं न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ क्लास में, तो ऑब्वियस ही बात है ये थोड़ा टाइम खींचेगा, ठीक है। अगर क्लास में मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल तुम्हें घर के लिए दे दूँगा तो उससे कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। कराने तो मेरे को पड़ेंगे न्यूमेरिकल फिजिकल में एटलीस्ट, और ऑर्गेनिक में मैं फिर कन्वर्जन्स करवाऊँगा, क्वेश्चन
उसमें तो एक अलग ही सेगमेंट रहेगा। तो थोड़ा ना साथ साथ चलते रहना, ये ना हो कि तुम्हारा बैकलॉग ज़्यादा इकट्ठा हो रखा है या तुम छुट्टियां मार गए हो और मेरे को फिर ये टेंशन है कि उस बच्चे का ये छूट रखा है, उस बच्चे का ये छूट रखा है, तो फिर मैं बहुत सारी जगह पे फंस जाऊंगा कि इसको क्या कराऊं। तो थोड़ा साथ साथ चलना। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 1 मोल NaCl है, वांट ऑफ फैक्टर आई है, हाँ वांट ऑफ इक्वेशन है ना, क्या इक्वेशन है, बढ़िया है, पूछ ही लिया तो। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये है वांट ऑफ इक्वेशन। इसके साथ की क्लॉसियस क्लेपरॉन इक्वेशन थी log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। हालांकि जो ये क्लॉसियस क्लेपरॉन इक्वेशन में जो डेल्टा H यूज हो रहा है, ये हमेशा कैसा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि पानी को उबालने के लिए हमेशा हीट क्या होगी, देनी पड़ेगी, तो वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलो क्वेश्चन देखो, 1 मोल NaCl है इन 1000 ग्राम वाटर, इसका Kb दे रखा है 0.52। बॉइलिंग पॉइंट बताओ इस सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी जैसे तुम्हें करवाया हुआ है वैसे ही करना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो। यही एक्चुअल टेक्निक थी वांट ऑफ फैक्टर को स्टडी करने की, पहले से ही नहीं साइंटिस्ट को आइडिया आ गया था कि वांट ऑफ फैक्टर कुछ होता भी है, इसीलिए मैंने चैप्टर में पहले नहीं करवाया। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, 100.52, बढ़िया। तो डेल्टा टीवी अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, Kb इंटू एम, तो Kb की वैल्यू थी 0.52, मोलैलिटी की वैल्यू क्या आ गई, 1 मोल पर 1000 ग्राम है ही है, तो 0.52 ही आएगा। लिख देता हूँ, चलो 1 अपॉन आ ही गया Kg, 1/1। किसी को डाउट है क्या ये कि 0.52 कैसे आया? तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, पहले पानी बॉयल करता 100 पे, अब कितने पे करेगा, 100 प्लस 0.52 मतलब 100.52 पे, 100.52 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इस सॉल्यूशन को स्टडी किया गया तो देखने को मिला कि ये जो सॉल्यूशन है ये तो 100.52 पे बॉयल कर ही नहीं रहा, ये कितने पे बॉयल कर रहा था, 101.4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे, 101.4। यानी कि साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये मेरा कैसा बॉइलिंग पॉइंट है, कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। ये कैसा है, कैलकुलेटेड। अब एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट वो उन्होंने ऑब्जर्व किया, टी बॉइलिंग जो था इसका एक्चुअल, दैट वाज 101.04 डिग्री सेल्सियस, 101.04 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यानी कि किसी कंसेप्ट में तो फेलियर था। अब दोबारा से देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, किस पे डिपेंड करती हैं, मास पे, सॉल्वेंट पे, सॉल्यूट के मास पे, मोल फ्रैक्शन, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे जो सिर्फ डिपेंड करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका क्या नेचर है, क्या डेंसिटी है, कैसा दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ किस पे डिपेंड करे, नंबर पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर मैं सॉल्यूट ज़्यादा डालता जाऊं तो प्रॉपर्टी का जो चेंज है वो ज़्यादा आता जाएगा। तो हुआ क्या, अगर मैं NaCl को एक्चुअल में स्टडी करूं पानी में, तो ये किस में डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव आयंस में। जब मैं ये फॉर्मूला लगा रहा था ना, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू एम, तो हम NaCl को कितनी एंटिटी मान के चल रहे थे, एक एंटिटी, लेकिन ये खुद टूट के कितना में कन्वर्ट हो गई, दो एंटिटीज में, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए या घट गए, बढ़ गए। तो डेल्टा Tb भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और एक्चुअल में बढ़ा भी। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि हमने कोई चीज़ मिस कर दी है। हमने क्या मिस किया, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर कोई भी
रिएक्टेंट स्पीशीज डिसोसिएट कर गई तो जितने फर्दर आयंस में डिसोसिएट करेगी हमें उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, वन टॉप फैक्टर आई। तो लिख लो इसका 1 मोल फर्दर कितनों में डिसोसिएट कर रहा है, 1 मोल में और 1 मोल में। तो यहां से डेल्टा टी भी अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाना चाहिए, 0.52 तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही थी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो उसी से मल्टीप्लाई करके प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो 0.52 इंटू 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1.04। तो यहां से अब टी बॉइलिंग देखना कितना आता है, तो 100 प्लस 1.04 तो कितना आया, 101.04 डिग्री सेल्सियस। अब ये मैच कर रहा है एक्चुअल से। तो हम एक फैक्टर मिस कर गए थे जिसमें हमने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को कंसीडर नहीं किया आफ्टर डिसोसिएशन, तो उसी को क्या बोलते हैं, वन टॉप फैक्टर। तो इस वैल्यू को क्या बोला गया स्टडी करने के लिए, इसको बोल दिया एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे उसको क्या बोल रहे थे, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फोन दियो एक भाई, कैलकुलेटर खोल के। हो गया। तो अब यहां से अगर मुझे वन टॉप फैक्टर डिफाइन करना हो फॉर्मूला तो कैसे निकलेगा, अगला पेज ले लूं, ये लिख लिया ना सबने। तो वन टॉप फैक्टर विल बी इक्वल टू वन टॉप फैक्टर आई विल बी इक्वल टू, लिख लो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाईली इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल इन आर केस अगर मैं देखूं, जो हमारा केस था इन आर केस, आई किसके इक्वल आएगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आ रही थी, 1.04 की 101.04, 1.04। कोई भी इसको नहीं बोलेगा 101.04 को, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या आया 1.04 अपॉन में कॉलिगेटिव नॉर्मल कितनी थी 0.52, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी 2। तो कई बार वो तुम्हें बताएगा नहीं कि मैंने NaCl डिजोल्व कर रखा है, वो क्या बोलेगा अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी आई थी और नॉर्मल की इतनी थी, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करेंगे। फिर वो तुम्हें ना 3-4 ऑप्शन देगा और कहेगा बताओ इसमें से कौन सा सॉल्यूट हो सकता था। जैसे मान लो उसने दे दिया 4 ऑप्शन में, ए NaCl ऑप्शन था, बी ऑप्शन था Al2,4SO4 थ्राइस, ऐसे दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया Ka4FeCN6, बिल्कुल जिसका आई या डी कुछ भी दे देगा, नन ऑफ दीज। अब आई क्या आ रहा था 2, तो ये तो दिख रहा है Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में, कितने में टूट गया 2 में। अगर Al2SO4 थ्राइस टूटता तो कितने में टूटता 5 में, 2 Al 3 पॉजिटिव में और 3 SO4 2 नेगेटिव में। Ka4FeCN6 कितने में टूटता 5 में, 4 K पॉजिटिव में और FeCN6 4 नेगेटिव पे, तो ये टूटता 5 में। तो आंसर क्या आता ए ऑप्शन। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, समझ में आ रही है बात।
जिससे पहले तुम आई निकालो और आई से देख के तुम 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करोगे कि इसके साथ मैच कर रहा है। देखोगे तो मिलेंगे भी पी वाई क्यू में। नहीं नहीं, तुमने कोऑर्डिनेशन पढ़ी है? नहीं पढ़ी, पढ़ाऊंगा। के फॉर एफिशिएंट 6, हाँ लीगेंड होता है, लीगेंड कभी नहीं छोड़ता। जैसे साइनाइड क्या होता है, जहर होता है, तो CN नेगेटिव अगर हमें मिल जाए तो बंदे की मौत हो जाएगी विद इन सेकेंड से। लेकिन के फॉर एफिशिएंट 6 है, उसको पी भी लिया कुछ नहीं होगा, क्योंकि साइनाइड वहाँ से फ्री नहीं निकलेगा। तो कभी भी जब साइनाइड रिलीज ही नहीं हो पाएगा तब तक वो जहर का काम भी नहीं करेगा, तो वो यूरिन के थ्रू पास कर सकते हैं। अच्छा रटने वटने वाला क्या है इसमें? ये लिख लिया I = 2। अब लिखो व्हेन अ सॉल्यूट अंडरगोज, जैसे कई बार होता है ना, सांप ने डस दिया तो हॉस्पिटल जाके करते क्या है, सपेरा को ही ढूंढते हैं। वो एक इंजेक्शन देते हैं, उसमें क्या होता है, एंटीवेनम। एंटीवेनम क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है क्या? नहीं, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन करता है। उसमें मान लो EDTA डाल रखा है, पहले देखते हैं कि किस सांप ने काटा है, फिर उस सांप के जहर में कौन सा एलिमेंट होगा। मान लो लेड डाल रखा है, तो क्या करेंगे, EDTA का कॉम्प्लेक्स आपके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। EDTA क्या करेगा, लिगेंड की तरह काम करेगा और पूरे के पूरे लेड के साथ क्या कर देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो जो फ्री लेड था बॉडी में वो सारा का सारा यूज़ हो जाएगा क्या बनाने में, कॉम्प्लेक्स बनाने में। यानी कि जो न्यूरल डैमेज होना था वो नहीं होगा, और वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स क्या है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो जितना थोड़ा बहुत डैमेज होगा वो होगा, बाकी बच जाएगा। अगर सारा का सारा फ्री जा चुका है दिमाग में फिर तो नहीं बचने का। वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़ा हुआ, 12वीं का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी साल चैप्टर में भी है। हाँ आयरन का, आयरन के हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड, 2 कॉम्प्लेक्स हैं आयरन के साइनाइड के साथ। लिखो व्हेन अ सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन, in a solvent, the value of colligative property will be different from expected or theoretical value, due to change in number of solute particles, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, 1 फैक्टर I। ठीक है, तो इसका मतलब हमने इसका फॉर्मूला क्या बनाया, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलें आगे, क्लास का टाइम हो गया ना। I इंटीजर होगा यार, थोड़ा सा और पढ़ाना है, 5 मिनट। लिखो जिसे RLVP है, इसका फॉर्मूला क्या था, P0 माइनस PS अपॉन P0, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये थी, इज इक्वल टू क्या था, XB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट को निगलेक्ट कर रहे थे, तो क्या आ रहा था, सॉल्वेंट के। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, W सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं M सॉल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लिख सकते हैं? चलो, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था? के बी इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं के बी इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन क्या है, डब्ल्यू सॉल्वेंट। लिख सकते हैं? और ये केजी में होना चाहिए, वो तो नॉर्मल सी बात है, इन केजी। ये लिख दिया। आगे चलूं, डेल्टा टीएफ को क्या लिख सकते हैं? के एफ इंटू मोलैलिटी। तो यानी कि के एफ इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट इन केजी। लिख सकते हैं? पाई को क्या लिख सकते हैं? CRT, यानी कि इसको क्या लिख दिया? N अपॉन वी आर टी, यानी कि इसको लिख सकते हैं W सॉल्यूट अपॉन M सॉल्यूट, M सॉल्यूट 1 अपॉन वी आर टी। इसको यही लिखते थे, ये तो सब रिवाइज ही करवाया ना। ये लो, अब ध्यान से देखो, RLVP का जब फॉर्मूला देखा तो M सॉल्यूट कहाँ है? डिनोमिनेटर में। डेल्टा TB में M सॉल्यूट कहाँ है? डिनोमिनेटर में। डेल्टा TF में M सॉल्यूट कहाँ है? डिनोमिनेटर में। पाई C इज इक्वल टू CRT, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर में M सॉल्यूट कहाँ है? डिनोमिनेटर में। ये सारी क्या थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और I की वैल्यू क्या होती है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो M सॉल्यूट है वो किस में आ रहा है? डिनोमिनेटर में। यानी कि I का फॉर्मूला अगर मैं मोलर मास में अगर गिनना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है? इनका आपसी रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन। और I का फॉर्मूला क्या था? एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल। तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में क्या हो जाएगा? नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। ये चीज समझ में आ रही है ना? आदमी का ही है बात समझ में? क्या समझा? सबके डिनोमिनेटर में है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। नहीं है समझ में? यार देख, अगर मेरे को I का फॉर्मूला लिखना हो तो मैं क्या लिख रहा था? एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ABCP नॉर्मल CP, यही लिख सकते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खुद कैसे रिलेशन में? M सॉल्यूट के साथ, इनवर्स रिलेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास NMM अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ABMM। बात समझ में आ रही है? तो यही लिखना है। सो I will be equal to normal molecular mass of solute, normal molecular mass of solute, सॉल्वेंट का मत रख देना, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ऑफ सॉल्यूट। ये दो फॉर्मूला जो हैं ये आज करने थे, ये कर लिए। अभी और भी पढ़ेंगे। इसका मतलब सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आता जा रहा है ना? जब मेरा आंसर 101.04 आया था तो वो टेक्निकली कैसे आया था? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या मल्टीप्लाई किया था? I। तो जब 0.52 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा था? 1.04। तो मेरा नया जो बॉइलिंग पॉइंट आया था वो कितना हो गया था? 101.04। तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? I से। तो अब लिख सकते हो, लिख लो, हेंस P0 माइनस PS अपॉन P0, जो कि पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, दैट विल बी इक्वल टू XB इंटू I। इसको मल्टीप्लाई कर दिया I से। डेल्टा TB का नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा? KB इंटू M इंटू I।
डेल्टा टी एफ का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, के एफ इंटू एम इंटू आई, और पाई का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, सी आर टी इंटू आई। सब में आई मल्टीप्लाई करना है बस, और आई निकालना क्या है, आसान है, अभी तक तो फिलहाल आसान है, अभी आगे देखेंगे। इतना लिखो फिर आगे लिखता हूँ, बस 2-4 मिनट की गेम हो रहा है। ब्रेक तो तुम्हें मिलेगी 10 मिनट की पूरी, ब्रेक की टेंशन मत लो। बीच में माहौल तोड़ नहीं सकता मैं, जहां तक पहुंचना है वहां तक तो पहुंचना ही है। लिखो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हाँ अब बात यही है ना, कल ये बात आगे लिखवाऊं तो तुम्हें समझ में ही ना आए। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या मैं इसको लिखूं नॉन डिसोसिएटिंग और एसोसिएटिंग, नॉन डिसोसिएटिंग और नॉन एसोसिएटिंग। अगर वो डिसोसिएट भी नहीं कर रहा और एसोसिएट भी नहीं कर रहा, लाइक कौन डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं कर रहा, जैसे ग्लूकोज नहीं करता, शुगर नहीं करती, यूरिया नहीं करता, एटसेट्रा। तो इनके लिए आई की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, आई इज इक्वल टू 1। और देखा भी है अभी तक, किसी में भी, हाँ किसी में भी 1 को मल्टीप्लाई करो या ना करो आंसर तो सेम रहता है। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कैसे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। अगला लिखो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स आई नॉट इक्वल टू 1, आई नॉट इक्वल टू 1। अब 1 से ज़्यादा होगा या कम होगा वो देखेंगे। आई नॉट इक्वल टू 1, अब बाकी कल पढ़ेंगे। आई नॉट इक्वल टू 1, और देख भी रहे थे NaCl के लिए आई की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं थी, 2 आ रही थी।